हम ये पता लगाना चाहेंगे कि जो मैग्नेटिक फील्ड होता है एक करंट कैरिंग कंडक्टर के इर्द गिर्द, उसको हम कैसे मेजर करें। यानी हम एक एक्सप्रेशन ढूंढना चाहेंगे टू मेजर द मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट ड्यू टू ए करंट कैरिंग कंडक्टर। इसके लिए हम एक लॉ अप्लाई करते हैं जिसको हम बायो-सैवर्ट लॉ कहते हैं। देखिए स्पेलिंग में तो इसको अगर देखा जाए तो इसको हम बायोट पढ़ेंगे, BIOT, लेकिन यहाँ पर टी नहीं पढ़ा जाता, हम इसको शॉर्ट सिंपली बायो-सैवर्ट लॉ पढ़ते हैं। अगर कोई बायोट-सैवर्ट लॉ भी पढ़े तो कोई बात नहीं, नाम में कुछ नहीं रखा, ठीक है। तो हम इसका काम देखना चाहेंगे कि ये हमारे लिए क्या काम करता है ये लॉ। तो देखिए बेसिकली अगर मान लीजिए कि आपके पास एक कंडक्टर है और इस कंडक्टर में से करंट पास हो रही है और मान लीजिए कि करंट आई पास हो रही है। अब आप जानते हैं कि इसके इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड होगा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू ऑरिस्टर एवरी करंट कैरिंग कंडक्टर डेवलप्स अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। हर एक करंट कैरिंग कंडक्टर जो है उसके इर्द गिर्द एक मैग्नेटिक फील्ड होता है। पिछले वीडियो में हम बता चुके हैं कि अगर इस पॉइंट पर या किसी भी पॉइंट पर हमें उस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता लगानी हो तो हम कैसे उसकी डायरेक्शन पता लगाएंगे। मैंने राइट हैंड थंब रूल अप्लाई करके लगा लिया, बाकी आप कई रूल्स जो इसके हैं अप्लाई कर सकते हैं। राइट हैंड सिक्रिव रूल भी है, इनको हम आगे भी देखेंगे, और पाम रूल वगैरह ये चीज़ें हम देखते रहेंगे। लेकिन यहाँ पर हमारे पास एक कंडक्टर है जिस कंडक्टर में से आई यानी करंट आई पास हो रही है, और मान लीजिए कि यहाँ पर एक पॉइंट है पॉइंट P, और इस पॉइंट P पर मान लीजिए हमें बताना है कि कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा। अब ये नहीं कि डायरेक्शन तो वो पता ही हम कैसे निकालते हैं, ठीक है ना, लेकिन फिलहाल मैग्नेटिक फील्ड जो है उसका मैग्नीट्यूड जो है वो पता लगाना है, और उस मैग्नीट्यूड को हम मेजर करते हैं बायो-सैवर्ट लॉ से, ठीक है। तो कैसे हम इस लॉ, ये लॉ कहता क्या है और हम इस लॉ को कैसे अप्लाई करते हैं। देखिए हम मान के चलते हैं कि यहाँ पर इस कंडक्टर का मान लीजिए एक एलिमेंट्री कंडक्टर हमारे पास है, एक छोटा सा एलिमेंट है इस कंडक्टर का ऑफ लेंथ DL। हम मान के चल सकते हैं इस कंडक्टर की जो लेंथ है ये इन्फिनाइट लेंथ का है, यानी इसकी कोई डेफिनेट लेंथ नहीं है, ये कुछ भी हो सकती है इसकी लेंथ, लेकिन हमें उससे अभी कोई गर्ज नहीं है। हम ये देखेंगे कि अगर मान के चलें कि ये सारा कंडक्टर ही एक छोटे छोटे ऐसे एलिमेंट्री कंडक्टर्स का बना हुआ है, और एक एलिमेंट कंडक्टर जो है उनमें से ये है, जिसको मैं थोड़ा बोल्ड यहाँ पर दिखाऊंगा ताकि आपको पता लगे कि एलिमेंट कंडक्टर के कौन सा है। तो ये एलिमेंट्री कंडक्टर जो है ये वाला है, ये वाला पोर्शन जो है ये, दिस इज a part of this whole conductor and this is one of the small elements of this conductor, infinitesimally small, यानी जितना आप छोटा एज्यूम कर सकते हैं उतना, ठीक है। एक्यूरेसी के लिए जितना आप छोटा एलिमेंट कंसिडर करेंगे उतना ही आपका जो वहां पर एक्सप्रेशन आएगा वो उसमें एक्यूरेसी ज्यादा आएगा, ठीक है कि नहीं। फिर मान के चलते हैं कि इस कंडक्टर की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, स्ट्रेट डिस्टेंस है up to this point, that distance is this. Let me denote this distance by R. Suppose R is, shabash, the shortest or the straight distance of this elementary conductor of this point from the elementary conductor DL. ये R जो है स्ट्रेट डिस्टेंस है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है इस पॉइंट की इस एलिमेंट्री कंडक्टर से, ठीक है। तो अब इस तरह से हम कह सकते हैं कि मान लीजिए ये पॉइंट P है, तो अगर आप इस R को डिस्टेंस मान के चलते हैं तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है ये P। अगर आप इसको एक वेक्टर मान के चलते हैं तब ये हम कह सकते हैं ये जो R है ये एक पोजीशन वेक्टर है पॉइंट P का। मान लीजिए पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू द पोजीशन ऑफ दिस DL। इस DL से जब मेजर करेंगे विद रिस्पेक्ट टू दिस DL, जब इस पॉइंट P को देखेंगे तो इसकी डिस्टेंस जो ये R है, इट कैन बी रिप्रेजेंटेड आल्सो, द पोजीशन ऑफ दिस पॉइंट P कैन बी रिप्रेजेंटेड आल्सो विद द हेल्प ऑफ दिस वेक्टर R, एंड देन दिस वेक्टर इज एक्चुअली द पोजीशन वेक्टर ऑफ दिस पॉइंट P। तो ये वेक्टर R जो है वो उस वक्त पोजीशन वेक्टर बनेगा इस पॉइंट P के लिए। बहरहाल फिर
ये जो एलिमेंट्री कंडक्टर है, इस एलिमेंट्री कंडक्टर ने कोई एंगल बनाया है, देखिए इस डीएल ने कोई एंगल बनाया है, या इस लाइन ने जो इस एलिमेंट्री कंडक्टर को ज्वाइन करती है विद पॉइंट पी, उस लाइन ने, द लाइन ज्वाइनिंग द एलिमेंट्री कंडक्टर विद पॉइंट पी मेक सम एंगल विद द एलिमेंट्री कंडक्टर इटसेल्फ, वो कुछ एंगल बनाती है यहाँ से, एंगल थीटा, जो इनमें से, अब आप कहेंगे कि ये वाला बड़ा एंगल क्यों नहीं लिया, आप ले सकते हैं, लेकिन हम अक्सर छोटा एंगल जो बन जाए दो चीजों के दरमियान, उसी को एंगल, जैसे आप वेक्टर्स में देख लीजिए, आपने कहा कि व्हाट इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, द स्मॉलेस्ट एंगल बिटवीन देम। अगर ये दो वेक्टर्स हैं तो इनके दरमियान एंगल कौन सा माना जाएगा, जो छोटा एंगल हो। अच्छा, अगर आप देखेंगे कि इनके दरमियान तो ये भी एक एंगल है, लेकिन ये छोटा एंगल नहीं है, छोटा एंगल इनके दरमियान ये है, उस हिसाब से हम यहाँ पर भी एक छोटा एंगल ले सकते हैं। अगर नहीं तो अगर आप एक बड़ा एंगल ही ले लें तो ले ले, कोई बात नहीं। तो अगर ये थीटा है, ठीक है ना, तो अगर आप इसके बदले अल्फा लेंगे तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा, क्योंकि देख लीजिए साइन ऑफ ये अल्फा जो होगा ये कितना होगा, ये होगा साइन ऑफ पाई माइनस अल्फा, पाई माइनस थीटा। एंगल अल्फा इसके बराबर होगा साइन ऑफ 180 माइनस थीटा। भाई ठीक है कि नहीं, ये पूरा एंगल कितना होगा, 180 होगा। तो जब ये 180 होगा तो आप क्या बताएंगे, जब ये 180 है पूरा, तो ये बड़ा वाला एंगल यहाँ का, इस वाला, ये वाला हिस्सा जो इसका है, ऊपर वाला हिस्सा कितना होगा, 180 माइनस थीटा। व्हाट इज साइन 180 माइनस थीटा, इट इज साइन थीटा। ठीक है कि नहीं। तो अब क्योंकि ये साइन पर ही डिपेंड करेगा, तो आप नीचे वाला एंगल ले लो, ऊपर वाला कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन लेना हमें हमेशा, हम अक्सर ले लेते हैं ये जो छोटा वाला एंगल होता है, इसी को कंसिडर करते हैं। तो अब मान लीजिए कि यहाँ पर एंगल जो है, एंगल बिटवीन द लाइन ज्वाइनिंग दिस पॉइंट पी, ये पॉइंट पी कौन सा पॉइंट है, ये पॉइंट वो पॉइंट है जिस पॉइंट पर हम देखना चाहते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी होगी, व्हाट इज द इंटेंसिटी और द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी, बिकॉज पॉइंट पी इज इन द नेबरहुड ऑफ दिस कंडक्टर। क्योंकि पॉइंट पी कहाँ है, नेबरहुड में है इस कंडक्टर के, इन द विसिनिटी ऑफ दिस कंडक्टर, एंड वी नो every point around the conductor, closer to the conductor, in the neighborhood of the conductor has some magnetic field at it। हम जानते हैं कि कोई भी पॉइंट जो इसके इर्द गिर्द होगा वहां पर कोई ना कोई मैग्नेटिक फील्ड जरूर होगा। व्हाई, बिकॉज अकॉर्डिंग टू ऑरिस्टल्स ऑब्जर्वेशन, a current carrying conductor develops a magnetic field around it। एक करंट कैरिंग कंडक्टर के इर्द गिर्द एक मैग्नेटिक फील्ड होता है, जो आप जानते हैं कि इसमें से चार्ज फ्लो होता है, उस चार्ज के फ्लो होने से, चार्ज बीइंग इन मोशन, उसकी वजह से ही मैग्नेटिक फील्ड होता है। यानी करंट की वजह से, जो इसमें से चार्ज फ्लो हो रहा है उसकी वजह से इसके इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड होता है। अब मैग्नेटिक फील्ड इसके इर्द गिर्द कैसा होगा, हमने देखा वहां पर कि किस तरह से होता है। एक स्ट्रेट कंडक्टर के इर्द गिर्द वो होता है इन द फॉर्म ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स अराउंड अ पॉइंट ऑन द कंडक्टर, ठीक है कि नहीं। लेकिन उसी चीज को रखते हुए मैग्नेटिक फील्ड जब इसके इर्द गिर्द होगा तो यहां पर भी हो सकता है, यहां पर भी, यहां पर भी, यहां पर कहीं पर भी हो सकता है। इसी तरह से यहां से, यहां से, यहां से भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इसके पीछे भी, तो किसी भी पॉइंट पर इसके इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड हो सकता है। हमें पता लगाना है, किसी पॉइंट को ले लीजिए इनमें से, हमने इस पॉइंट पी को ले लिया। अब बताइए इस पॉइंट पी पर अगर निकालना हो, दिखाना हो, मेजर करना हो मैग्नेटिक फील्ड कितना है, तो कैसे निकालेंगे, उसके लिए एक्सप्रेशन चाहिए, और वो एक्सप्रेशन हमें देती है बायट-सावर्त लॉ। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो हम देख रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट पी जो है, जो हम मेजर करना चाहते हैं, वो किसके बराबर होगा। बायट-सावर्त कहता है, बायट-सावर्त लॉ में कहा गया है, द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस एलिमेंट्री कंडक्टर, यानी पूरे कंडक्टर का नहीं बल्कि इसका जो ये पार्ट है एलिमेंट्री कंडक्टर, क्योंकि मैंने अभी कहा कि जितना छोटा यानी इन्फिनिटेसिमली स्मॉल पार्ट आप लेंगे उतना ही एक्यूरेसी ज्यादा होगी एक्सप्रेशन में, इक्वेशन में, कैलकुलेशन में, ठीक है। तो लिहाजा पहले हम इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, किसकी वजह से, जो ये एलिमेंट्री कंडक्टर है, यानी जो ये डीएल है जिसमें से करंट पास ना, पूरा कंडक्टर नहीं लेंगे अभी, हम मान के चलेंगे ये जो एलिमेंट्री कंडक्टर डीएल है, जिस इसमें से भी करंट आई पास हो रही है, तो इसकी वजह से इस पॉइंट पी पर कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा। सपोज वो मैग्नेटिक फील्ड डीबी है, उसका नाम हम रखेंगे डीबी। बी तो मैग्नेटिक फील्ड का सिंबल रखते हैं हम, यहाँ डीबी क्योंकि ये स्मॉल एलिमेंट का मैग्नेटिक फील्ड है। इट इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस स्मॉल एलिमेंट्री पार्ट ऑफ दिस पार्ट ऑफ द कंडक्टर, एंड दैट स्मॉल एलिमेंट्री पार्ट इज डीएल। इसकी वजह से जो इस पर मैग्नेटिक फील्ड होगा इस पॉइंट पी पर, उसको हमने डिनोट किया बाय डीबी। एक बार हमें डीबी मिल जाए,
यानी इसकी वजह से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड मिल गया, तो हम उसको इंटीग्रेट करेंगे, dB को इंटीग्रेट करेंगे तो हमें मिलेगा टोटल पूरा कंडक्टर जो है उसकी वजह से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कितना है। तो अभी काम इंटीग्रेशन का नहीं है, अभी काम किसका है, इस dB को निकालने का, यानी इस एलिमेंट्री कंडक्टर की वजह से इस पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको मेजर करने का। अब वही काम है हमारा। तो अब बायो-सैवर्ट लॉ कहता है द मैग्नेटिक, ये जो मैग्नीट्यूड है इसका मैग्नेटिक फील्ड का, पहले हम मैग्नीट्यूड की बात करेंगे। द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P, द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ एट पॉइंट P, द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P, बहुत सारे नाम इसको दिए जाते हैं, कभी मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन कहा जाता है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, ठीक है। ये सारे नाम आपको अपनी टेक्स्ट बुक्स में रेफरेंसेस में मिलेंगे। आप अगर देखेंगे तो आपको अपनी टेक्स्ट बुक या रेफरेंस में ये बायो-सैवर्ट लॉ जो है पहले नहीं मिलेगा, ये बाद में मिलेगा, लेकिन क्योंकि हम इसकी मदद से ही बहुत सारी चीजें यहाँ पर सीखते हैं। पहले हमने मैग्नेटिक फील्ड की डेफिनेशन को ढूंढा, फोर्स, लॉरेंट्ज फोर्स जब हमने किया उसकी मदद से, उसके बाद हमने डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड सीखा, ठीक है ना, तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स वगैरह, राइट हैंड थंब रूल अप्लाई करके अब हम मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड निकालना सीख रहे हैं। तो सब तीन ही चीजें फिर आ गई, डेफिनेशन आ गई, डायरेक्शन आ गई, मैग्नीट्यूड आ गया, ठीक है कि नहीं। फिर हम इन चीजों को अप्लाई करेंगे चैप्टर में दूसरे टॉपिक इस पर, इसीलिए हम पहले ये पढ़ाते हैं। कहीं भी कोचिंग में बायो-सैवर्ट लॉ को पीछे नहीं पढ़ाया जाता है, पहले पढ़ाया जाता है, ठीक है कि नहीं। तो बहरहाल ये जो मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू दिस एलिमेंट्री कंडक्टर DL, ये कहा जाता है लॉ में कि इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेंथ ऑफ द करंट, ठीक है। तो ये तो अकल की बात है, अगर आप कॉमन सेंस अप्लाई करेंगे तो बताइए यहां पर ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड या किसी भी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा कब होगी, जब इसमें करंट ज्यादा होगी। स्ट्रेंथ कब होगी मैग्नेटिक फील्ड की कम, जब इसमें से करंट कम होगी। अगर कोई करंट पास नहीं हो रही है तो यहाँ पर कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा, क्योंकि खाली कंडक्टर के इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता है। कंडक्टर के इर्द गिर्द तभी मैग्नेटिक फील्ड होता है जब एक करंट उसमें से पास की जाए। तो लिहाजा है, इसीलिए हम कहते हैं अ करंट कैरिंग कंडक्टर डेवलप्स अ मैग्नेटिक फील्ड। हम ये नहीं कहते हैं कंडक्टर डेवलप्स अ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है कि नहीं। तो इसका मतलब ही ये हुआ कि जो आपका ये मैग्नेटिक फील्ड है, इस छोटे से एलिमेंट कंडक्टर एलिमेंट्री पार्ट की वजह से जो इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड है वो डिपेंड करेगा स्ट्रेंथ ऑफ करंट पर, कि इसमें से करंट कितनी जा रही है। इसी तरह से द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस मैग्नेटिक फील्ड विल डिपेंड अपॉन द लेंथ ऑफ दिस एलिमेंट्री कंडक्टर। हाँ, मतलब अगर आप एलिमेंट्री कंडक्टर को डबल कर दे, 3 गुना कर दे, ठीक है ना, ये मैग्नेटिक फील्ड जो है यहाँ पर उसकी स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी। अब बताएंगे क्यों, देखिए समझ लीजिए। इस एलिमेंट्री पार्ट में से करंट जा रही है, उसकी वजह से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है। करंट इसमें से फ्लो होने का मतलब क्या होता है, इसमें से करंट के फ्लो होने का मतलब होता है कि इसमें से कोई चार्ज फ्लो हो रहा है। जब इस एलिमेंट्री कंडक्टर की लेंथ को डबल कर दिया जाए तो उसमें ज्यादा से ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अगर इसकी लेंथ कम होगी इस DL की, तो कम ही फ्री इलेक्ट्रॉन्स इसमें से होंगे जो फ्लो होंगे, ठीक है ना। तो अगर इसकी लेंथ ज्यादा होगी तो ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो इसका मतलब जब लेंथ बढ़ जाएगी, अगर आप DL की लेंथ को डबल कर देंगे, ट्रिपल कर देंगे, बढ़ा देंगे, तो क्या होगा, आप एक्चुअली जो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इसमें से फ्लो हो रहे हैं उनकी तादाद भी बढ़ रही है। और आप जानते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड किसी भी चार्ज पार्टिकल के इर्द गिर्द होता है जब वो चार्ज मोशन में हो। तो जब चार्ज इन मोशन यानी फ्री इलेक्ट्रॉन्स की तादाद बढ़ गई तो मैग्नेटिक फील्ड भी किसी पॉइंट पर बढ़ जाएगा, जिस पॉइंट जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट आपका है उस पर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ भी बढ़ जाएगी, ठीक है कि नहीं। सो लिहाजा हम कहेंगे कि भाई DB जो है इट डिपेंड्स अपॉन DL, इट डिपेंड्स अपॉन द लेंथ ऑफ दिस एलिमेंट्री कंडक्टर, ठीक है। एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस मैग्नेटिक फील्ड ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द साइन ऑफ एंगल। ये डिपेंड करता है ऑन द साइन ऑफ द एंगल बिटवीन द लाइन ज्वाइनिंग द एलिमेंट्री कंडक्टर एंड द पॉइंट ज्वाइनिंग द पॉइंट विद द एलिमेंट्री कंडक्टर, ठीक है। ये लाइन जो है जो ज्वाइन करती है इस एलिमेंट्री कंडक्टर को किसके साथ, पॉइंट के साथ। एंड द एलिमेंट्री कंडक्टर इटसेल्फ, जो एलिमेंट्री कंडक्टर है वो ये DL है, इस DL ने इस लाइन के साथ जो एंगल बनाया थीटा, ये उसके साइन पर डिपेंड करता है स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P।
द स्ट्रेंथ, हम इस पॉइंट को इस तरह से कह सकते हैं, द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P डिपेंड्स अपॉन द एंगल between the elementary conductor and the line joining the elementary conductor with the point, with the observation point. ठीक है, तो वो हो गया dB is directly proportional to sin theta. तो फिर अगर हम इस पॉइंट को पीछे ले जाते हैं तो आपको क्या लगता है, जब हम इस कंडक्टर से दूर इस पॉइंट को ले जाएंगे, what will happen to the strength of magnetic field at this point? It will decrease. ठीक है, और जब हम इसको नजदीक लाएंगे तो what will happen to the strength? It will increase. तो बिल्कुल जिस तरह से आप कोलंबियन फोर्स देखते हैं, जिस तरह से आप ग्रेविटेशनल फोर्स देखते हैं, वहां पर आप देखते हैं, या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देखते हैं, वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए चार्ज, ठीक है, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए चार्ज एट ए पॉइंट देखा, तो वहां पर आपने क्या देखा, दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द चार्ज. यानी अगर ये चार्ज है Q और यहाँ पर पॉइंट P है और ये R है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी आती है, Q डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर. वेरी गुड. तो E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, R स्क्वायर. इसी तरह से मैग्नेट, जिस तरह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चार्ज, किसी चार्ज की वजह से इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस है, यानी इसको इनवर्स स्क्वायर प्रॉपर्टी ये एग्जिबिट करती है, उसी तरह से मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ जो है किसी पॉइंट पर इनवर्स स्क्वायर प्रॉपर्टी एग्जिबिट करती हैं. मतलब द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, शाबाश, टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द कंडक्टर. अब आप इस पॉइंट को दूर ले जाइए तो स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज हो जाएगी. आगे ले आइए तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाएगी, यानी व्हेन वी इंक्रीज R the strength of magnetic field decreases, when we decrease R the strength of magnetic field increases. ये स्ट्रेंथ पर फर्क पड़ता है, ठीक है कि नहीं. अब इंक्रीज डिक्रीज कैसे हो रहा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल तो है, लेकिन क्या यहाँ लीनियर इनवर्स प्रोपोर्शनलिटी है, 1/r है, नहीं, 1/r स्क्वायर है. ठीक है, ये ध्यान में रखना. अगर आप इन सब चीजों को कंबाइन करें, कंबाइनिंग ऑल, तो आपको क्या मिलेगा, व्हाट विल वी हैव, शाबाश. जब हम पूरे इन सब चीजों को कंबाइन करेंगे, वी विल हैव मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P इज प्रोपोर्शनल टू I dl sin थीटा डिवाइड बाय R स्क्वायर. हाँ भाई, ठीक है. अब ये आपकी जो इसकी हालत बन गई, इसका फॉर्म बन गया, इसको आप और थोड़ा सा ढंग से लिख सकते हैं कि ये प्रोपोर्शनलिटी साइन रिमूव करें और इक्वलिटी साइन डाल दे, तो यहां पर कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी मान लीजिए वो K है, उससे हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा I dl साइन ऑफ थीटा डिवाइड बाय R स्क्वायर. अब यहां पर मैं एक बात कहना चाहूंगा, जरा मुझे बताइए, जब हमने कूलम्स लॉ किया, कूलम्स लॉ, जब हमने कूलम्स लॉ किया, कूलम्स लॉ पढ़ा, तो बताएंगे आप, वहां पर भी हमने ये की जो है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी जो है हमने वहां पर अप्लाई किया, हमने वहां पर यूज किया. तो वहां पर आप जानते हैं कि वो लॉ हमें क्या कह रहा था, F इज इक्वल टू, शाबाश, K Q1 Q2 डिवाइड बाय R स्क्वायर. ऐसा हमारे पास उस वक्त एक्सप्रेशन आ गया था ना फोर्स का. ठीक है, शाबाश. तो ये फोर्स की एक्सप्रेशन उस वक्त हमारे पास आ रही थी. ठीक है, तो हमने वहां पर जब इस K का वैल्यू दे दिया, तो क्या वैल्यू दे दिया जरा बताइए. हाँ, K का वैल्यू आपने दे दिया, K दे दिया आपने 1/, शाबाश, K था वहां पर. जब एयर और वैक्यूम में ये चार्जेस रखे गए, तो इस K को आपने किस इन टर्म्स में लिखा था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट. इस K का वैल्यू उस वक्त था 9 × 10⁹. और भाई याद आया कुछ कि नहीं, हाँ आया होगा. ठीक है, शाबाश. K इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट. जब हम यहां पर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या बनेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइड बाय R स्क्वायर. अब इस एप्सिलॉन नॉट का नाम आपने उस वक्त क्या दिया था जरा बताइए, एब्सोल्यूट, शाबाश, परमिटिविटी, और परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस. इट इज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस. इसका एक वैल्यू रहता था 8.85 × 10⁻12. भूल गए हो आप सब, मुझे पता है. ठीक है कि नहीं. चलो, अब ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आप यहां पर सब्स्टिट्यूट करेंगे. K का वैल्यू है, एक्चुअली इस एप्सिलॉन नॉट का भी एक वैल्यू है 8.85 × 10⁻12. और जब आप उसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे
यहाँ पर इस ये सारा वैल्यू आ जाएगा फॉर एयर और वैक्यूम, इसका वैल्यू आएगा 9 × 10⁹ के का वैल्यू। इस के को जो यहाँ पर के है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, इसको भी हम इस तरह से एक्सप्रेस करते हैं। यहाँ पर हम इसका वैल्यू देते हैं म्यू नॉट डिवाइड बाई 4 पाई। अब जरा देख लीजिए, यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट था, यहाँ पर म्यू नॉट था। यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था, यहाँ पर ये म्यू नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी है, डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी में है के साथ म्यू नॉट। और ये म्यू नॉट क्या है, जिस तरह आप इस एप्सिलॉन नॉट को परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस कहते थे, इसी तरह से ये म्यू नॉट जो है इट इज कॉल्ड परमिएबिलिटी। हाँ, होल्ड इट, परमिएबिलिटी, नॉट परमिटिविटी, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। आई बात समझ में? एंड इसका भी एक वैल्यू रहता है इस एप्सिलॉन नॉट की तरह। क्या? इसका वैल्यू रहता है 4 पाई × 10⁻⁻⁷, ये म्यू नॉट का वैल्यू। और इसका जो यूनिट है, इसका यूनिट आप यहां से भी निकाल सकते हैं चाहे तो, ठीक है। वैसे इसका यूनिट है टेस्ला मीटर पर एम्पियर, टेस्ला मीटर पर एम्पियर। अगर कोई देखना चाहे मैं उसको बता सकता हूं बाद में ये कैसे टेस्ला मीटर पर एम्पियर आ गया, या इस एक्सप्रेशन से ही मिलेगा। म्यू नॉट का वैल्यू हमेशा, म्यू नॉट इज परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है। यानी फ्री स्पेस जो है, एयर और वैक्यूम जो है, उसमें मैग्नेटिक परमिएबिलिटी कितनी है, वो है 4 पाई × 10⁻⁷ टेस्ला मीटर पर एम्पियर। आई बात समझ में? अच्छा मुझे बताइए, अगर मैं म्यू नॉट का वैल्यू यहां पर लिखूं 4 पाई × 10⁻⁷, तो जरा बताइए, जब मैं म्यू नॉट का वैल्यू लिखूं 4 पाई × 10⁻⁷, तो इस एक्सप्रेशन में तो यहां क्या आएगा, 4 पाई × 10⁻⁷, यहां 4 पाई कैंसिल, तो के का वैल्यू क्या आएगा, खाली 10⁻⁷। और इस के का यूनिट क्या आएगा, वही जो म्यू नॉट का है, क्योंकि 4 पाई का तो कोई यूनिट नहीं होगा, एक न्यूमेरिक वैल्यू है, तो लिहाजा इस के का यूनिट भी आएगा म्यू नॉट का यूनिट, दैट इज के इज इन टेस्ला मीटर्स पर एम्पियर। अब बताइए मैं इस वाली एक्सप्रेशन को कैसे लिखूं, ठीक है। इस एक्सप्रेशन को हम इस तरह से अब लिखेंगे, शाबाश। कैसे लिखेंगे इसको, हम लिखेंगे शाबाश, मॉड ऑफ या मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी इज इक्वल टू, अब के बदले लिख सकते हैं म्यू नॉट बाई 4 पाई, शाबाश, आई डी एल साइन थीटा डिवाइड बाई आर स्क्वायर। अगर कोई देखना चाहे मैंने म्यू नॉट का यूनिट क्यों बताया ये, तो आप यहां पर देख सकते हैं। देखिए इस एक्सप्रेशन से अगर म्यू नॉट निकाला जाए तो उसका वैल्यू क्या आएगा, उसका वैल्यू आएगा dv 4 पाई dv आर स्क्वायर डिवाइड बाई, यानी dv के साथ 4 पाई और आर स्क्वायर मल्टीप्लाई होंगे, ठीक है। और डिनोमिनेटर में आएगा शाबाश आई डी एल साइन थीटा, ये आएगा म्यू नॉट। आप देखिए, आप एक रफ पेपर पर आप इसको करिए, म्यू नॉट आप अलग निकालेंगे, ये बाकी जो है ये यहाँ पर आ जाएगा सारा, क्या क्या चीज़ आ जाएगी, आई डी एल साइन थीटा डिवाइड बाई 4 पाई आर स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर इसका रेसिप्रोकल आएगा, यानी 4 पाई आर स्क्वायर ऊपर और आई डी एल साइन थीटा नीचे, तो ये एक्सप्रेशन बन जाएगी। अब dB होता है मैग्नेटिक फील्ड, इट इज मेजर्ड इन टेस्लास या फिर वेबर पर मीटर स्क्वायर, आप जानते हैं वो पहले हम कर चुके हैं कि यूनिट क्या है, ऐसा यूनिट क्या है किसका, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ का। मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट है टेस्ला या फिर वेबर पर मीटर स्क्वायर, और ये आर तो मीटर्स में होगा तो हम लिखेंगे मीटर स्क्वायर, डिवाइड बाय आई एम्पियर्स में, ए डी एल ये भी लेंथ है तो मीटर, साइन थीटा का कोई यूनिट नहीं, अब ये और ये कैंसिल होगा तो आपको आएगा टेस्ला मीटर पर एम्पियर, टेस्ला मीटर पर एम्पियर, और यहां लिख सकते हैं टेस्ला मीटर पर एम्पियर, ठीक है। सो म्यू नॉट जो है परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस जो है, इसका यूनिट आ गया टेस्ला मीटर पर एम्पियर, ठीक है ना, या कांस्टेंट जो यहां पर लगेगा कि इसका भी यूनिट आ गया टेस्ला मीटर पर एम्पियर।
ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अगर हम इसी, ये है बायोट-सावर्ट लॉ का मैथमेटिकल फॉर्म जो हमने नीचे लिखा। अब अगर हम इस मैथमेटिकल फॉर्म को, ये तो सिर्फ मैग्नीट्यूड देता है, अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखें तो कैसे लिखेंगे, ये देख लीजिए। मैं आपको आसान सा तरीका बताता हूँ। यहाँ पर बहुत सारी टेक्स्ट, ये रेफरेंसेस पर इसको लिखा गया है, लेकिन थोड़ा सा वो आसानी से समझ नहीं आता है, थोड़ा सा मुश्किल तरीके से लिखा गया है। मैं आपको इस तरह से बताता हूँ। देखिए, अगर वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे, पहले हम जानना चाहेंगे व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी। तो अगर आप राइट हैंड थंब रूल ही अप्लाई करेंगे तो आपकी करंट यहां से जा रही है, ठीक है, तो ऊपर की तरफ। तो आप इस कंडक्टर को मान के चले कि आपने इसको होल्ड किया है इन योर राइट हैंड विद द थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, यानी ऊपर की तरफ आप थंब रखेंगे। अब आपकी फिंगर्स कर्ल हो रही हैं इस तरफ, ऐसे ऐसे, ठीक है ना। तो जब ये फिंगर्स ऐसे कर्ल हो रही हैं, ये देखें, तो आपको मानना है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी इन द फॉर्म ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स और लूप्स अराउंड दिस कंडक्टर। उनमें से एक लूप जो है वो पास होगा इस पॉइंट में से भी, इस पॉइंट पी में से, इस कंडक्टर के इर्द गिर्द ऐसे, इस पॉइंट पी में से। तो जब वो पॉइंट पी में चला जाए वो लूप, तो आप इस पॉइंट पी पर क्या लगाएंगे, टेंजेंट। तो वो टेंजेंट किस तरफ डालना है, बाहर की तरफ तो नहीं डालना है, क्योंकि लूप आपका अंदर की तरफ जा रहा है, तो टेंजेंट भी अंदर की तरफ जाएगा। तो इसका मतलब यहां पर मैग्नेटिक फील्ड होगा परपेंडिकुलर और नॉर्मल, ठीक है ना, टू द प्लेन ऑफ दिस बोर्ड। आपके लिए होगा परपेंडिकुलर और नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ पेपर, अवे फ्रॉम द रीडर, या फिर इनवर्ट्स। तो उस मैग्नेटिक फील्ड को आप कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एक क्रॉस मार्क से, और यहां पर आप क्रॉस मार्क डाल देंगे। क्रॉस मार्क का मतलब ही है कि मैग्नेटिक फील्ड वहां पर परपेंडिकुलर है और इनवर्ट्स है, ठीक है। ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये डायरेक्शन है। अब हमें इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है, तो देखिए कैसे लिखेंगे। ये तो पोजीशन वेक्टर हमने मान लिया, जो पोजीशन ऑफ पॉइंट पी बताता है विद रिस्पेक्ट टू दिस डीएल। जैसे विद रिस्पेक्ट ऑफ ऑरिजिन, विद रिस्पेक्ट टू ऑरिजिन आप एक वेक्टर डालते हैं, लाइक अगर ये पॉइंट पी है और आपको बताना है इसका पोजीशन वेक्टर क्या है, तो आप एक वेक्टर ड्रॉ करते हैं विद रिस्पेक्ट टू द ऑरिजिन, यानी ऑरिजिन से ही ड्रॉ करते हैं, और आप कहते हैं ये जी आप ये पोजीशन वेक्टर है बिकॉज इट लोकेट्स द पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू द ऑरिजिन ऑफ द कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। अब इसी तरह से हमारा ये पोजीशन वेक्टर है, मगर ऑरिजिन नहीं है, उसके जगह हमारे पास ये डीएल है। उस डीएल की रेस्पेक्ट से हम इस पॉइंट को की पोजीशन जो है इस पोजीशन वेक्टर से पता लगा सकते हैं। मान लीजिए यहां पर एक यूनिट वेक्टर है इन दिस डायरेक्शन, और वो यूनिट वेक्टर है यूनिट वेक्टर आर या आर कैप। अब अगर आपको इसे वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो आप इसको कैसे लिखेंगे। आप जानते हैं किसी भी वेक्टर, कोई वेक्टर आपके पास ए है, शाबाश, ठीक है ना, तो आप इस तरह से लिख सकते हैं उसको। आप यहां पर इस वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड को वेक्टर साइन दे सकते हैं, वेक्टर डीवी। आप लिखेंगे म्यू नॉट डिवाइड बाय 4 पाई, ठीक है भाई। फिर आप लिखेंगे आई डी एल साइन थीटा। चलिए हम मल्टीप्लाई करके चलते हैं यहाँ पर इंटू यूनिट वेक्टर आर डिवाइड बाय आर से क्या, आपने यहाँ पर यूनिट वेक्टर आर लगा दिया, उसका मैग्नीट्यूड वैसे ही 1 होगा, इसके मैग्नीट्यूड पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मगर यहां याद रखें कि आप इस चीज को, ये जो आई डी एल है, आई डी एल, ठीक है, आपका जो ये आई डी एल है, ये आई डी एल यहां पर डीएल को वेक्टर माना जाता है, और ये सारा आई डी एल जो है इसको एक नाम दिया जाता है करंट एलिमेंट। और करंट एलिमेंट का मतलब होता है आई इंटू दिस वेक्टर डीएल। मगर इस डीएल की डायरेक्शन या इस पूरे करंट एलिमेंट की डायरेक्शन क्या होगी, वही जो डायरेक्शन ऑफ करंट होगी। मतलब मैं इस तरह से कहूंगा कि मेरा ये डीएल जो है, मैं इसको वेक्टर मान के चलूंगा, और आई डी एल जो है पूरा ही एक वेक्टर है। अगर आप आई को स्केलर मानते हैं, डीएल वेक्टर है, स्केलर इनटू वेक्टर क्या होता है, वेक्टर ही होता है, शाबाश। हम इस पूरे को, अब ये पूरा ही वेक्टर है, ठीक है ना, तो अगर ये पूरा वेक्टर है तो हम इस वेक्टर को एक नाम दे देते हैं, क्या, करंट एलिमेंट, बिकॉज इट इज ए करंट आई विच इज पासिंग थ्रू एन एलिमेंट ऑफ दिस कंडक्टर एंड दैट एलिमेंट इज डीएल। आई बात समझ में।
और एलिमेंट्री पार्ट ऑफ द कंडक्टर दैट इज डीएल। तो पूरे का एक नाम देते हैं करंट एलिमेंट। अब ये पूरा जो आइडियल है ये सारा आपके पास वेक्टर ही है। अब आप कहेंगे करंट तो स्केलर है, चलो भाई करंट स्केलर ही मान है, लेकिन डीएल तो वेक्टर है। अब आई इंटू डीएल हो गया स्केलर इंटू वेक्टर, तो वो तो वेक्टर ही बनेगा, ठीक है ना। तो ये सारा बन गया वेक्टर। तो मैं यहाँ पर ये डीएल, मगर इसको मैं एक क्वांटिटी मान के चलता हूँ आइडियल को। क्यों? क्योंकि ये आइडियल एक क्वांटिटी है और इस आइडियल को एक ही नाम देना है, दैट इज करंट एलिमेंट। अब हमारे पास जो है, आप देख सकते हैं हमारे पास कैसे वेक्टर्स हैं। एक आपके पास शाबाश क्या है, आइडियल है, और दूसरा आपके पास क्या है, यूनिट वेक्टर आर। आप देख लीजिए, इस तरह से करते हैं। इस आइडियल की डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन ऑफ करंट ये, और इस आर यूनिट वेक्टर आर की डायरेक्शन क्या है, इसकी डायरेक्शन ये, और ये थीटा क्या है, ये थीटा है एंगल बिटवीन आइडियल एंड शाबाश दिस यूनिट वेक्टर आर। तो ये सारा जो है यहां पर तो क्रॉस प्रोडक्ट बन जाएगा ना, तो भाई ठीक है कि नहीं। या फिर हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, डीएल डीबी इज इक्वल टू म्यू नॉट, जगह कम पड़ रही है तो मैं इसको थोड़ा सा यहां पर रब करता हूं। देखिए डीबी इज इक्वल टू म्यू नॉट डिवाइड बाई 4 पाई, हम लिखेंगे आई डी एल, ठीक है। अब ये यूनिट वेक्टर आर जो आपका है, चलिए मैं फिलहाल के लिए ये साइन थीटा लिख ही लेता हूं। तो यूनिट वेक्टर आर के बदले में क्या लिख सकता हूं, वेक्टर आर डिवाइड बाई मॉड आर। भाई ये क्यों, आप जानते हैं किसी भी यूनिट वेक्टर के लिए अगर कोई यूनिट वेक्टर ए है, ये मैंने पहले दिखाने की कोशिश की थी, तो आप लिख सकते हैं वेक्टर ए डिवाइड बाई इट्स मैग्नीट्यूड। कोई भी यूनिट वेक्टर होता है वेक्टर डिवाइड बाई इट्स मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो इसी तरह से आप यहां पर लिख सकते हैं शाबाश, यूनिट वेक्टर आर के बदले वेक्टर आर डिवाइड बाई इट्स मैग्नीट्यूड, लेकिन यहां पर फिर है आपके पास आर स्क्वायर। तो आपको क्या मिलेगा, यहां पर आपको मिलेगा वेक्टर बी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट शाबाश आई डी एल। अब ये डी एल भी आपके पास वेक्टर ही है शाबाश, और फिर आपके पास बचेगा यहाँ पर साइन थीटा, फिर यहाँ पर वेक्टर आर, फिर यहाँ पर आएगा आर क्यूब। अगर आप इन सब चीज़ों को ढंग से आप लिखे, वेक्टर फॉर्म जो एक्चुअल है उसमें लिखे, तो आप देखेंगे आइडियल एंड वेक्टर आर, आइडियल ये है, वेक्टर आर ये है, तो और इनके दरमियान एंगल क्या है, एंगल है थीटा, तो ये बनेगा क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू। तो आप लिखेंगे डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई शाबाश डी एल क्रॉस आर डिवाइड बाई आर क्यूब। तो साइन थीटा जो है उसको हम उड़ा देंगे, हम यहाँ पर लिख सकते हैं डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई डी एल क्रॉस वेक्टर आर डिवाइड बाई आर क्यूब, ठीक है। यहाँ नहीं भी रखेंगे ये वेक्टर साइन फिलहाल के लिए तो चलेगा, भी रखते भी हैं तो कोई बात नहीं। तो फाइनल फॉर्म जो हमारा है वो क्या है, व्हाट इज द फाइनल फॉर्म। तो आपके पास पहले मैं यहाँ पर जो नीचे एक्सप्रेशन थी पहले उसको लिखता हूँ, ये आप कॉपी भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आप इसको इस तरीके से लिखेंगे, नोट करेंगे कि आपका मैग्नीट्यूड जो इसका था, मैग्नीट्यूड ऑफ डीबी जो आपका है, कॉपी पर नोट करने के लिए आप लिखेंगे मॉड ऑफ डीबी इज इक्वल टू, डायरेक्टली आप लिखेंगे जो मैंने एक्सप्रेशन निकाली थी नीचे, वो ये वाली लास्ट वाली, म्यू नॉट बाय 4 पाई। बाकी सब मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए बीच में लिखा था। आप ये वाली एक्सप्रेशन देखो, ये आपने कॉपी की होगी, म्यू नॉट आई डी एल साइन थीटा डिवाइड बाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। ये तो मैंने निकाला ना बाइट-सेवर्ट लॉ अप्लाई करके, फिर हमने वेक्टर फॉर्म लगाना है। तो वेक्टर फॉर्म में निकालने के लिए आप कैसे लिखेंगे, आप वेक्टर डी बी डायरेक्टली लिखो, कोई बात नहीं, म्यू नॉट आई डी एल क्रॉस वेक्टर आर शाबाश डिवाइड बाई 4 पाई आर क्यूब, क्योंकि नीचे क्यूब आ गया था, नीचे और एक आर आ गया था, वो बन गया आर क्यूब, ठीक है।
तो लिहाजा हमारा स्केलर फॉर्म जो है वो है म्यू नॉट आई डी एल साइन थीटा डिवाइड बाई 4 पाई आर स्क्वायर। हमारा वेक्टर फॉर्म जो है म्यू नॉट आई डी एल शाबाश क्रॉस वेक्टर आर डिवाइड बाई 4 पाई आर क्यूब। अब देखिए इस डी बी की डायरेक्शन क्या होगी, इसकी डायरेक्शन होगी डायरेक्शन ऑफ दिस क्रॉस प्रोडक्ट परपेंडिकुलर टू दिस डायरेक्शन। ये जो क्रॉस प्रोडक्ट है इसकी डायरेक्शन, क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन क्या होती है जरा बताइए। अगर आपके पास है ए क्रॉस बी, ठीक है, इसकी डायरेक्शन बताइए क्या है, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इट्स रिजल्ट। जो इसका रिजल्ट है, मान लीजिए इसका रिजल्ट सी है, इस सी की डायरेक्शन क्या है, परपेंडिकुलर टू ए, परपेंडिकुलर टू बी, परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग ए एंड बी। लिहाजा इस डी बी जो है, इस वक्त डी बी इसका रिजल्ट है, इस डी बी की डायरेक्शन क्या होगी, परपेंडिकुलर टू आइडियल, परपेंडिकुलर टू आर, परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग आइडियल एंड आर, परपेंडिकुलर टू द प्लेन। देखिए डी एल और आर किस प्लेन में है, बोर्ड पर है, और इस डी बी की डायरेक्शन क्या होगी, परपेंडिकुलर टू द प्लेन एट पॉइंट पी होगी वो परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द बोर्ड, बिकॉज आई डी एल एंड आर जो है इनका प्लेन ये बोर्ड ही है, ये तो प्लेन ऑफ बोर्ड पर ड्रॉ किए हुए हैं, डी आई डी एल भी और ये आर भी, ठीक है कि नहीं। सो इसकी डायरेक्शन जो होगी इस डी बी की वो होगी परपेंडिकुलर टू दिस वेक्टर, परपेंडिकुलर टू दिस वेक्टर, पर और परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग बोथ ऑफ द वेक्टर्स। तो परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द बोर्ड वो होता है एट पॉइंट पी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द बोर्ड, दैट इज दिस वे। फिर ये अंदर की तरफ हो सकता है, बाहर की तरफ हो, तो मैंने कहा राइट हैंड थंब रूल पता लगा कर आप पता लगा सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं फिर से कि अगर हमें पूरे कंडक्टर का मैग्नेटिक फील्ड यहां पर निकालना हो तो पूरे कंडक्टर का मैग्नेटिक फील्ड होगा शाबाश बी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी बी। बस अब जो भी आपका डी बी आएगा उसको इंटीग्रेट करके पूरे कंडक्टर की वजह से जो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड होगा, जो पूरे कंडक्टर में से करंट पास हो रहे हैं, तो जब आप पूरे कंडक्टर को कंसिडर करेंगे उसकी वजह से जो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड होगा तो वो हम पता लगा सकते हैं इस तरीके से, B इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी बी। तो स्केलर फॉर्म में हमने जो एक्सप्रेशन निकाली, हाँ बायोट-सावर्त लॉ लगा के, वो है म्यू नॉट आई डी एल साइन थीटा डिवाइड बाई 4 पाई आर स्क्वायर। लेकिन वेक्टर फॉर्म में ये आएगा म्यू नॉट आई शाबाश वेक्टर डी एल क्रॉस वेक्टर आर डिवाइड बाई 4 पाई आर क्यूब, ठीक है। और इस मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट होगा टेस्ला या फिर वेबर पर मीटर स्क्वायर। और यहाँ म्यू नॉट क्या है, परमिएबिलिटी नॉट परमिटिविटी, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है ना। और ये एक तरीके से हमें ये बताता है कि फ्री स्पेस में कितनी एबिलिटी है, सो टू allow the existence of the magnetic field, यानी जो फ्री स्पेस है उसमें मैग्नेटिक फील्ड कितना एस्टेब्लिश हो सकता है, ठीक है ना। तो म्यू नॉट वही है, म्यू नॉट इज परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, एंड इसका आपने देखा टेस्ला मीटर पर एम्पियर यूनिट है। और इसका वैल्यू क्या है, इसका वैल्यू है म्यू नॉट का, शाबाश यहाँ पर लिख भी सकते हैं, म्यू नॉट इज इक्वल टू 4 पाई 10 into 10⁻⁷ टेस्ला मीटर पर एम्पियर। So this is Biot-Savart law or you may call it as Biot-Savart law, ठीक है। और ये इस तरीके से हमें पहले तो डायरेक्शन, पहले ये पता चला कि कंडक्टर के इर्द गिर्द क्या होता है, जब उसमें से करंट पास होगी तो उसके इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड होता है। बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड कब आता है एग्जिस्टेंस में, जब कोई चार्ज मूव करे, एक चार्ज जब मूव करता है तो उसके इर्द गिर्द इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी होता है। करंट कैरिंग कंडक्टर में से भी चार्ज फ्लो हो रहा होता है, लिहाजा उसके इर्द गिर्द भी एक मैग्नेटिक फील्ड होता है, ऐसा हमें ऑरस्टेड ने कहा। और इस तरीके से एक फिनोमिनन जन्म लेता है जिसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कहते हैं, यानी मैग्नेटिक फील्ड का डेवलप होना बिकॉज ऑफ द फ्लो ऑफ चार्ज और करंट। आई बात समझ में। फिर उस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे पता लगानी है, पहले ये पैटर्न ऑफ लाइंस कैसा होगा वो हमने देखा है। जब एक कंडक्टर स्ट्रेट कंडक्टर मान के चलते हैं, जब होता है तो उसके इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड होता है इन द फॉर्म ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स अराउंड ए पॉइंट, और वो सेंटर जो उन सर्कल्स का होता है वो सीधे कंडक्टर पर ही होता है। फिर हमने कहा कि भाई डायरेक्शन क्या होगी, फिर हमने राइट हैंड थंब रूल अप्लाई किया और हमने किसी भी पॉइंट पर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड मिलती है। तो फिर हमने कहा उस मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या होगा, हमने मैग्नीट्यूड बताया वो है म्यू नॉट आई डी एल साइन थीटा डिवाइड बाई 4 पाई आर स्क्वायर। तो ये हमारा शाबाश बायोट-सावर्त लॉ है।
अब अगर हमें लास्ट में बायोट-सावर्त लॉ के लिए स्टेटमेंट कहनी हो तो हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी और स्ट्रेंथ एट अ पॉइंट near a due to a current carrying conductor is shabash directly proportional to the strength of the current passing through the conductor, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल शाबाश टू द लेंथ ऑफ दैट एलिमेंट्री कंडक्टर, जिसकी वजह से हम मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हो, ठीक है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ एंगल between the elementary conductor and the line joining the elementary conductor with the point, inversely proportional to the square of the distance of the point from the elementary conductor. ये बायोट-सावर्त लॉ के 4 पॉइंट्स हमें मिलते हैं. दैट dB is directly proportional to I, directly proportional to dl, directly proportional to sin theta, inversely proportional to r square. और वहां से सीधे साधे तरीके से ये एक्सप्रेशन हमें मिलता है. ठीक है, थैंक यू वेरी मच.